नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय खाद्य निगम यानी FCI उत्तराखंड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और उन्होंने कहा कि FCI देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद और आपूर्ति एजेंसी है और अब राज्य में इसके कार्यों में पारदर्शिता लाई जाएगी और इसके साथ ही खाद्यान्न के भंडारण और वितरण को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। सरकार की नीतियों के तहत इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को FCI उत्तराखंड का चेयरमैन बनाया गया है और इसी के तहत ये नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले हरिद्वार से ये जानकारी, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI उत्तराखंड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब से वो ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को FCI उत्तराखंड का चेयरमैन बनाया गया है। FCI कार्यों में पारदर्शिता और भंडारण व्यवस्था में सुधार लाने की उम्मीद से ये नई जिम्मेदारी दी गई है और FCI देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद और आपूर्ति एजेंसी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरफ पहले से ही जो है जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब FCI का जो है उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है, एक नई जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार से लोकसभा के सांसद हैं और उनको भारतीय खाद्य निगम FCI का उत्तराखंड का चेयरमैन बनाया गया है। और ये काफी अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो काफी अनुभवी हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला है और उनको अब FCI के काम का जो दायित्व दिया गया है, उन्होंने कहा है कि अब पारदर्शिता इस काम में लाई जाएगी और खाद्यान्न का जो भंडारण है और उसको बेहतरीन व्यवस्था के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार भी जताया है। देखिए, जो खाद्य निगम है देश की, वो सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद और आपूर्ति एजेंसी है और उत्तराखंड में जो चेयरमैन की जिम्मेदारी जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निभाएंगे, तो वो जब अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे तो कड़ाई से उस पर अमल करने की भी बात कहेंगे। और क्योंकि पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे थे तो उस समय जब वो अधिकारियों को तमाम जो कार्य देते थे तो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी करते थे, खुद तमाम बैठक करके उनसे उसकी प्रगति की समीक्षा भी करते थे। तो जाहिर है कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको केंद्र सरकार की ओर से दी गई है और उत्तराखंड राज्य के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का दायित्व मिलना अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, बड़ी बात कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले कभी इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया गया, इतने बड़े व्यक्तित्व को ये जिम्मेदारी पहले नहीं दी गई है। ये पहला मौका है जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को FCI का उत्तराखंड चैप्टर का चेयरमैन बनाया गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें जो है पारदर्शिता और भंडारण व्यवस्था में सुधार होगा, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक और ये जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है, जहां उन पर पहले के कार्यकाल को देखते हुए ये नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से इसमें सुधार देखने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ बदलाव? देखिए, जब एक अनुभवी एक अनुभवी व्यक्ति को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है या उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो बहुत कुछ सोच समझ करके वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दी गई है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो व्यक्ति पूरे प्रदेश को संभालते रहे हैं, अब उनको एक विभाग का अगर दायित्व दिया जा रहा है, विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उसे बखूबी वो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और इसी उद्देश्य को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया होगा। और अब क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। अधिकारी भी अब समझेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उनका जो दिशा निर्देश होगा, जिस रणनीति से वो काम करना चाहेंगे, जो उनका आगे की रणनीति रहेगी,
तो अधिकारी भी इस रणनीति को तेजी से अमल करते हुए उस दिशा में काम करेंगे। ठीक है, अब बने रहिएगा हमारे साथ। आगे भी आपका रुख करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को एफसीआई उत्तराखंड का चेयरमैन बनाया गया है। पहले के कार्यकाल को देखते हुए एक बार फिर सरकार ने भरोसा जताया। और वहीं उत्तराखंड की तेज तरार आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो तेज हो गया। महज 10 साल की सेवा के बाद उनका अचानक इस्तीफा देना कई सवालों को जन्म दे रहा था और अब खुद रचिता जुयाल ने एक वीडियो जारी कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने साफ किया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से ये निर्णय लिया है और उसका किसी और बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं, वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफ़ी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूंगी। और पांडे हमारे साथ बने हुए। देखिए, जिस तरीके से देखिए 10 साल का कार्यकाल और अचानक से इस्तीफा दे देती हैं और जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है तो फिर इस पर उन्होंने सफाई भी दी है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, किसी भी जो अधिकारी हैं जीवन में आगे क्या करना है, किस तरह के निर्णय के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उसका अधिकार है। लेकिन अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, अगर इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो जाहिर है कि उस पर तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं। हालांकि उत्तराखंड में इससे पहले भी कई अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और उत्तराखंड में अपनी सेवाएं न दे करके अन्य जगहों पर वो चाहते हैं कि वो सेवाएं दें। इस तरह का काम उन्होंने किया है। कई प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, कई लोग केंद्र सरकार के ही कई अन्य जो उपक्रम है उसमें उन्होंने काम किया है। इस तरह की चीजें पहले भी हुई है। लेकिन रचिता जुयाल को लेकर के थोड़ा मामला इसलिए यहाँ पर चर्चाओं में है क्योंकि रचिता जुयाल उत्तराखंड की है, देहरादून की है और वो एसपी विजिलेंस की जिम्मेदारी अभी तक निभा रही थी और एसपी विजिलेंस के पद पर रहते हुए उन्होंने कई भ्रष्ट अफसरों को पकड़ा है। कई जो लोगों को उन्होंने जैसे रिश्वत लेते रंगे हाथ से गिरफ्तारियां होती रही हैं, इन सारे प्रयासों को किया है उन्होंने और तमाम अधिकारियों की धरपकड़ जब उन्होंने की है तो इसको लेकर के इस बात की चर्चाएं हो रही है कि कहीं उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं हुआ या कोई किसी अन्य तरह का कोई दबाव तो नहीं रहा। हालांकि कई दिनों तक वो चुप रही, उन्होंने इस तरह की जो चर्चाएं होती रही हैं इस्तीफा देने के बाद, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उन्होंने एक वीडियो खुद जारी किया है और उसमें ये कहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहा है। और हालांकि इस्तीफे में भी उन्होंने जो जिक्र किया था पहले कि व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो इस्तीफा दे रही हैं और वीडियो में भी उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों का हवाला ही दिया है और ये कहा है कि वो चाहते हैं कि वो राज्य की सेवा करें और अन्य माध्यम के जरिए वो राज्य की सेवा करना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर के हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन किसी राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है या बाकी अन्य चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, जब कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो कोई अधिकारी अगर इस तरह से अपने पद से इस्तीफा देता है तो जाहिर है कि ये चर्चाएं आमतौर पर होती रहेंगी और पहले भी होती रहेंगी। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे भी आपका रुख करते हैं तो वीडियो जारी कर रचिता जुयाल ने कारण बताया और इस्तीफे को व्यक्तिगत फैसला बताया है। और वहीं बढ़ते आगे देहरादून से एक और जानकारी आपको बताते चले। प्रेमनगर क्षेत्र के भाववाला में युवक को मारी गोली, स्थानीय युवक पर बदमाशों ने गोली चलाई है। बड़ी खबर आपको बताते चले, युवक की मौके पर ही मौत हुई है। पुरानी रंजिश इसका वजह बताई जा रही है और ऐसे में देर रात आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और फोन करके पहले युवक को मौके पर बुलाया और आते ही गोली मारकर आरोपी वहां से भाग निकले, फरार हुए। आरोपियों की तलाश में जो है दून पुलिस जुट गई है।
तो ये खबर आपको बताते चले, जहां फोन करके पहले युवक को बुलाया गया और जैसे ही युवक मौके पर पहुंचा उस पर गोलियां चलाई गई और गोली चलाकर जो आरोपी है वहां से फरार हो गए। देहरादून से ये खबर आपको बताते चले, जहां प्रेमनगर क्षेत्र में भाववाला में जो है युवक को गोली मारी गई और स्थानीय युवक पर बदमाशों ने गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। और वहीं युवक की मौके पर ही मौत हुई है और पुरानी रंजिश इसकी वजह बताई जा रही है। देर रात को आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जो दून पुलिस है वो जुट गई है। यानी एक बार फिर से बदमाशों का कहर और खौफ जो है लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के तहत एक युवक को फिर से गोली मारी गई है। और लगातार अजय पांडे हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। देखिए अजय, एक बार फिर से इस अपराध की कहानी को अंजाम दिया गया है, एक युवक पर फिर से गोलीबारी और मौके पर ही मौत। देखिए काफी दुखद घटना है और इस तरह से जो अपराधी हैं उनके हौसले कैसे बुलंद है, वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जैसे ही सूचना मिली जांच शुरू कर दी गई है और हत्यारों की जो तलाश है वो की जा रही है। बताया यही जा रहा है कि क्योंकि जो मृतक है वो युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और सेलाकुई क्षेत्र का रहने वाला है और उसको फोन करके बुलाया गया था और जब वो वापस आया तो वहां मौके पर पहुंचा तो उसको गोली मार दी गई। तो इतना जाहिर है कि जिस व्यक्ति ने उनको बुलाया है या तो उनको जानता था या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए या अन्य विषयों को लेकर के उनसे बातचीत की है और उनको वहां मौके पर बुलाया है। तो देर रात की ये घटना है और जैसे ही घटना की जानकारी मिली है पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम सुराग लगाए जा रहे हैं कि वो जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है वो कौन लोग हैं और आखिर उनका मकसद क्या था। लेकिन एक एंगल पुलिस की ओर से अभी सामने आया है, पुलिस का कहना है कि संभवतः ये मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है, उस पर भी पुलिस काम कर रही है। और जो सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं बार बार होती है, सरकार दावे करती है कि अपराध और कानून जो है अपराध पर पूरी तरह लगाम लगा रहा है, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार जो है सख्ती दिखा रही है, प्रशासन उसको फॉलो कर रहा है, बावजूद ये वारदात आती, मतलब प्रशासन और सरकार दोनों पर ही सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए जब कोई इस तरह की घटना होगी तो जाहिर है कि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनका भी कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से जितनी भी सख्ती बरतने की बात कही जाती है, लेकिन जब अगर घटना को अंजाम दे दिया जाता है, अपराधियों के अंदर कोई डर और भय का वातावरण नहीं है, कोई ये नहीं समझ रहा है कि अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि तमाम तरह के चीजों को लेकर के एक चिंताजनक बात जरूर है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और गोली मारने वालों की जो तलाश के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और इतना सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस तरह की बात सामने आई है। अब अपराधी को पकड़ने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था, उसने क्यों इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन हाँ, इतना भी है उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन रहता है, पूरा शासन रहता है और ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह की घटना को कोई अंजाम देता है तो जाहिर है कि ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है, उनको किसी भी तरह का कोई डर और भय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपियों की तलाश में दून पुलिस जुट गई है। देहरादून से यह खबर, जहां एक युवक पर देर रात तो गोली चलाई गई है जिससे उसकी मौत हो गई। और बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां चीनी मिल कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की और इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर मनमानी के तहत कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को ज्ञापन सौंपा और मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गन्ना सचिव
और अन्य अधिकारियों से जो है फोन पर बातचीत की और चीनी मिल श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चीनी मिल के जीएम गोपाल सिंह बिष्ट से बैठक कर मामले की जानकारी ली और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वेतन में कटौती किए जाने के विभाग के पास कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वेतन में कटौती की जाएगी तो वो श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ समस्या का और जरूरत पड़ी तो वो श्रमिकों के साथ धरना प्रदर्शन भी करने को बाध्य होंगे। देखिए, आज बाजपुर चीनी मिल के हमारे जो मजदूर संगठन है, मजदूर भाई हैं, भाइयों ने अपनी व्यथा को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 के एक निर्णय का हवाला देकर उस संदर्भ में हमारे कर्मचारियों को वेतन 4 माह से रोक दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, रोकने के आदेश कहीं पर नहीं है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और प्रशासन की आक्रमणता की वजह से आज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। मैंने इसी संदर्भ में वेज बोर्ड का गठन करने के लिए जो सचिव हैं पंकज पांडे से बात की है। गन्ना सचिव चीनी मिल से भी इस संदर्भ में वार्ता की है। और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी भीनाऊ गांव पहुंचे और स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से अपील किया है कि वे विदेश जाने की बजाय उत्तराखंड आएं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। और उन्होंने कहा कि अब राज्य के गांव भी पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेस्टिनेशन वेडिंग संबंधी सोच का समर्थन करते हुए उत्तराखंड को इसके लिए उपयुक्त बताया है। नाग देवता मंदिर के चरणों में बिनाऊ गांव के काफिल विलेज में ठहरने का सौभाग्य मुझे मिला और जितनी सुंदर यहाँ का वातावरण है, जितनी सुंदर यहाँ की सीन है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि उत्तराखंड के टूरिज्म में ये प्रमुख स्थानों पर होगा। और इस जरूरत के अंदर, इस ब्रिज के अंदर जिस प्रकार बड़े बड़े होटलों में सुविधाएं होती है, उससे बेहतर सुविधाएं मुझे यहाँ पर देखने को मिली। और मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग विदेश न जाएं, जो शादियों के लिए विदेश जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए। और उत्तरकाशी के सीमांत नेलांग और जादूंग गांव में हर साल की तरह इस बार भी भोटिया जाट समुदाय के ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना की। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते हुए रसों तांदे की रस्म निभाई। खास बात यह रही कि वही गांव है जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खाली कराना पड़ा था और अब इन्हें फिर से बसाने के लिए भारत सरकार वाइब्रेंट जो विलेज योजना है, इसके तहत प्रयास कर रही है। और इस मौके पर सेना और आईटीबीपी की मदद से भंडारे और मंदिर सौंदर्यीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी की गई। ग्रामीणों ने इसे अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी बताया है। ऐसा है जो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि 1962 से पहले तक हम लोग निवासी थे। जैसे हर गांव में अपना इष्ट देवी देवताओं के मंदिर, तो ये हमारे पूजा स्थल है। अपनी 62 के बाद फिर हम लोगों को तो यहाँ से विस्थापित कर लिया गया, परंतु जो देवी देवताओं का इष्ट देवी देवताओं का पूजा अर्चना के साल में पूजा करके फिर अपना आने तो देते नहीं, बसना देते नहीं। अगर बसने की अनुमति हो, रहने की अनुमति हो, तब तो लोग यहाँ बस भी जाए। कम से कम साल में एक बार पूजा के लिए हम लोग ऐसा है जो ये आप
1962 से बढ़ते आगे, कोटद्वार से एक अहम संदेश सामने आया, जहां बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखें और उन्होंने सभी से धामों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने धामों में कूड़ा करकट फैलाने का और प्लास्टिक का उपयोग न करने का भी आग्रह किया है। तीर्थयात्रियों से अपील भी कर रहा हूँ और हमारी बद्री केदार मंदिर समिति और हमारा शासन प्रशासन भी हम सब तीर्थयात्रियों को हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि उनको हम ठीक प्रकार से जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर इस राज्य के अंदर हमारी देवभूमि में आए धामों के दर्शन के लिए, उनको ठीक प्रकार से सुगम दर्शन उपलब्ध हों, उनके स्वास्थ्य की, उनके रहने की, उनके दर्शनी की व्यवस्था को हम करें और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाए। एक पर्यावरण मुक्त साफ स्वच्छता को लेकर प्लास्टिक का प्रयोग न करें और साफ वातावरण बना के यहाँ पर रखें, गंदगी न फैलाएं। और नैनीताल के भावली बाजार में भीषण आग लग गई, जो सूखी लकड़ियों और तेज हवा की वजह से तेजी से फैली है। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और यह आग मुख्य बाजार के मंदिर के पास लगी थी, जहां नुकसान से बचाव किया गया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां भावली बाजार में भीषण आग लगी। और वहीं बढ़ते आगे, सावन के कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, पार्किंग की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था समय रहते सुदृढ़ करें, ताकि मेले के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया है। भीड़ का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है वीकेंड में लगातार भीड़ का दबाव, जैसे कल काफ़ी भीड़ का दबाव था और एग्ज़िट के लिए काफ़ी समय लगा यहाँ से, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस को और ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया है। आगामी जो स्नान हैं उनको ध्यान में रखते हुए, आगामी लॉन्ग वीकेंड को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को मुस्तैदी से काम करने के लिए, उनकी जो ट्रैफिक की चुनौतियां हैं उसको अच्छे से मिट आउट करने के लिए सभी को सेंसिटाइज किया गया है। और आगामी कांवड़ की जो चुनौती फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।